हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीनी स्टडी विद रोजगार में। सबसे पहले आज आपको पता होगा आज 15 अगस्त है, इसलिए आप सभी को हमारे जीनी स्टडी विद रोजगार परिवार की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं स्टैटिक जीके से। एक पॉइंट यूपी की अनुसूचित जनजातियां, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी। चलो पढ़ते हैं यूपी की जनजातियां। यूपी की अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, जिसको एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित, देखो बच्चों, अनुसूचित जनजातियां वे जनजातियां होती है जो भारत सरकार की सुविधाओं से वंचित है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बंजारा होते हैं, सिगलीगर, जो मतलब एक स्थान पे नहीं, जिनका निवास स्थान एक स्थान पर नहीं होता, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है। ये घुमंतु यानी घूमने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। इनका अधिकांश कुछ क्षेत्रों में जंगलों में आदिवासी टाइप के जाति होते हैं, जैसे आदिवासी होते हैं, इस तरह से ही इनका समूह है। तो बच्चों, अनुसूचित जनजाति की जो भाषा है, जो इसकी परिभाषा है, अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा है उसका संविधान में परिभाषा का संविधान में उल्लेख आर्टिकल 366 में बताया गया है। और बच्चों, इसको संविधान के एसटी को यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को आपके संविधान के आर्टिकल 342 में दर्ज किया गया है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले कुल एसटी 2 थी। थारू एवं बुक्सा जनजाति। बुक्सा को हम बोक्सा जनजाति भी कहते हैं। और 2003 के बाद 10 नई जनजाति अनुसूचित जनजाति यानी 10 नई एसटी जोड़ी गई। अब वर्तमान में कुल जनजाति 12 है। कितनी है भाई? 2003 से पहले जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब थी यानी अनुसूचित जनजाति थी, उनकी संख्या 2 थी, थारू और बुक्सा। बुक्सा को हम बोक्सा भी बोलते हैं। और 2003 के बाद 10 नई एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जोड़ी गई, जिनकी कुल संख्या अब 12 है।
बच्चों यूपी में यूपी में यूपी में सर्वाधिक एसटी जहां पाई जाती है सोनभद्र जिले में पाई जाती है, सोनभद्र जिले। और सोनभद्र से कम यानी सबसे ज्यादा तो आपकी सोनभद्र में पाई जाएगी, और उससे कम आपकी बलिया में, और बलिया से कम आपकी देवरिया में पाई जाती है। और बच्चों यदि प्रतिशत बताए, प्रतिशत में सर्वाधिक जो है जनजाति का है वो भी आपकी कहाँ पे है, सोनभद्र में। कहाँ पे बच्चों, सोनभद्र में। और बच्चों ये सर्वाधिक की बात हुई है, तो यूपी में न्यूनतम एसटी आपकी बागपत में, ये सबसे कम जो है यूपी के अंदर बागपत में पाई जाती है। और बागपत से कुछ ज्यादा आपकी कन्नौज, कहाँ पे भाई, कन्नौज, और कन्नौज से ज्यादा आपकी थोड़ी बदायूं में भी पाई जाती है। और प्रतिशत के हिसाब से बताए कि सबसे कम जो है आपकी बागपत में पाई जाएगी। कहाँ पे भाई, बागपत में। कहाँ पे पाई जाएगी, बागपत में। बच्चों इन दो को तो आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक यूपी में किस जिले में सबसे अधिक एसटी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो सोनभद्र। क्या बताना आपको, सोनभद्र। और प्रतिशत में पूछे तब भी सोनभद्र ही बताना है। इसी तरह यूपी में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आपकी बागपत है, और प्रतिशत में भी आपको क्या बताना है, बागपत ही बनाना है। तो बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में कुल एसटी 11,34,273 है। 11,34,273 है, जो कि भारत की जो संपूर्ण अनुसूचित जाति है उसका 0.57% है। और बच्चों इसमें मेल और फीमेल की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या, यानी यूपी में अनुसूचित जो जनजाति है उनमें पुरुषों की संख्या 5,81,083 है। और महिलाओं की जनसंख्या 5,53,190 है। और बच्चों यदि इनके लिंग अनुपात की बात करें तो बच्चों लिंगानुपात होता है 1,000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या तो वो है आपकी 951। कितनी बच्चों, 951। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई, थारू जनजाति। कौन से बच्चों, थारू जनजाति। ठीक है भाई। यूपी में जो सबसे अधिक जनसंख्या में मिलेगी, यानी जिन जाति की
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है, वो अनुसूचित जनजाति आपकी थारू है। और इसी यूपी में न्यूनतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति आपकी वन रावत है। कौन सी है बच्चों? वन रावत। कौन सी है बच्चों? वन रावत। तो बच्चों हम जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन अनुसूचित जनजातियों पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो चलते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं, यानी जो व्यक्ति होते हैं यहाँ के, वे व्यक्ति क्या होते हैं? वे कद में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कद में क्या होते हैं? छोटे, यानी हाइट उनकी जो होती है बच्चों बहुत कम होती है। हाइट क्या होती है? बहुत कम होती है। और इनका मुख, यानी जो इनका मुख होता है वो चपटा होता है, यानी चपटा यानी चौड़ा होता है, चपटा चौड़ा होता है। और इनकी चमड़ी जो होती है, इनकी जो चमड़ी होती है बच्चों, जो चमड़ी होती है वो पीली होती है। पीली, इनकी जो चमड़ी होती है वो पीली होती है। और बच्चों जो इनका परिवार होता है, परिवार यानी जो इनका परिवार होता है वो एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार का मतलब माता पिता और दादा दादी, यानी दूसरी भाषा में बाबा बोलते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, भाई बहन जो है सब चाचा ताऊ मिलकर रहते हैं यहाँ। यानी जो इनका परिवार की बात करें तो परिवार कैसा होता है? इनका संयुक्त परिवार होता है। और संयुक्त परिवार, और जो इनकी परिवार होता है, यानी इनके घर में जो मुखिया होता है, यानी जो इनके घर में जिसकी चलती है, यानी प्रधान होती है, यानी वो क्या होती है? माता होती है। क्या होती है? माता। इसलिए यह मातृसत्तात्मकता परिवार होता है। मातृसत्तात्मकता परिवार होता है। और जो इनका विवाह होता है, बच्चों इनका विवाह बहनों के आदान प्रदान होता है। इनके विवाह में क्या होता है? बहनों का आदान प्रदान। क्या होता है बच्चों? बहनों का आदान प्रदान, यानी आदान प्रदान, यानी दो परिवार रहते हैं, एक परिवार ये और एक परिवार ये दूसरा। ठीक है बच्चों, एक परिवार तो ये, एक परिवार ये, यानी पहला परिवार में यदि लड़का, इसका लड़का और इसकी लड़की यहाँ ब्याही जाएगी, यानी इसकी लड़की साथ इसकी शादी कर दी जाएगी, तो इसकी बहन यानी जो यहाँ पे दूसरी लड़की है तो यहाँ पे इसके लड़के के साथ शादी कर दी जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ बहनों का आदान प्रदान होता है। इसकी बहन उसके साथ और इसकी बहन उसके साथ विवाह कर दिया जाता है। इसी कारण यहाँ जो दहेज होता है, दहेज का लेन देन नहीं होता है, दहेज का लेन देन नहीं होता है। और बच्चों यहाँ इस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है। विधवा विवाह प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है। और विधवा विवाह प्रचलित है और विधवा विवाह के भोज, यानी भोजन को, जो विधवा विवाह का भोज होता है उस भोजन को लठ भरवा भोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? लठ भरवा भोज, लठ भरवा भोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लठ भरवा भोज कहते हैं। और ये जो थारू है, थारू जनजाति है, ये जो इनका वंश होता है, जो इनका वंश होता है वो आपका किरात वंश से संबंधित है। किससे भाई? किरात वंश से संबंधित है, किरात वंश से संबंधित है। संबंधित है। और ये थारू जनजाति जिस क्षेत्र में पाई जाती है वह क्षेत्र
यूपी के तराई क्षेत्र में। कहाँ पे पाई जाती है? यूपी के तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में, जैसे महाराजगंज, महाराजगंज, कहाँ पे भाई? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, महाराजनगरगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत, व पीलीभीत। इनका भोजन की बात करें तो ये बच्चों भोजन में चावल खाते हैं। भोजन में क्या है? इनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? चावल। और जो इनकी वेशभूषा यानी पहनावे की बात करें तो पुरुष है वे चोटी रखते हैं। क्या रखते हैं? चोटी। और महिला जो है गुडना। महिला में क्या करते हैं? गुडना का मतलब बच्चों टैटू। आपने देखा भी होगा कि ये जो महिलाएं हैं अपने हाथों पे, शरीर पे आकृतियां बनाती है, यानी टैटू टाइप में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। कलाकृति टैटू लगाते हैं वो सब इस तरह से। और जो इनका धर्म होता है बच्चों, धर्म होता है इनका हिंदू। ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदू धर्म को मानते हैं। और ये बांस से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ये लोग भूत प्रेत आत्मा आदि में विश्वास करते हैं। और ये लोग जो दीपावली पर्व होता है, दीपावली पर्व यानी जो दीपावली का त्योहार होता है, इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में। हम तो इसको बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन ये जो जनजाति है, थारू जनजाति, ये इस त्योहार को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब बनाते हैं? फसलों के काटने व बोने के समय पर जो है आपका, यदि आपको प्रश्न में पूछ ले जाए कि कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको थारू जनजाति बताना है। क्या बताना है? थारू जनजाति। और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि यानी धान। और इनकी शिक्षा बच्चों, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी इस जनजाति को बढ़ावा देने के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। महाविद्यालय स्थापित किया गया है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में, जिस विद्यालय का नाम है युवराज दत्त। आई होप, मुझे आशा है आपको यहाँ तक का जो पढ़ाया मैंने आपके समझ में आ चुका है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति आपकी जो इंपॉर्टेंट है, बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति, जिसको बोक्सा जनजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोक्सा एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये अपने आप को पटवार राजपूत घराने के बताते हैं। राजपूत घराने से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पटवार राजपूत घराने से संबंधित है, यानी इससे संबंध रखती है। ठीक है भाई बच्चों, ये क्या है? जो बोक्सा जनजाति आपकी जो पटवार राजपूत घराना है उससे संबंधित है। और इनका निवास जो जहां पे पाए जाते हैं, ये निवास जो ये जनजाति है ये आपके बिजनौर साइड में पाई जाती है। कहाँ पे है? बिजनौर। कहाँ पे पाई जाएगी? ये बिजनौर में पाई जाती है। और इनका जो परिवार होता है, जो इसका जो परिवार होता है वो भी संयुक्त परिवार होता है। कैसा परिवार होता है? संयुक्त, यानी मिलजुल कर, यानी चाचा ताऊ मम्मी पापा, यानी जो उनके माता पिता होते हैं और माता पिता के भी माता पिता यानी दादा दादी, सब क्या होते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। और इनके जो परिवार में प्रधानता रहती है, मतलब जो मुखिया होते हैं इनके परिवार के, वे कौन से होते हैं? पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष। कौन होते हैं? पुरुष। इसलिए इसको पिता सत्तात्मकता प्रथा से संबंधित है, यानी इनके परिवार में जो मुखिया होते हैं, यानी इनके घर में जो चलती है वो पुरुषों की चलती है। और इनके विवाह की बात कर ली जाए, विवाह जो होता है इनका, एक मान चलो अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब बस एक तरह से जुड़ा हुआ, कोई इसमें ये नहीं है कि हमने किसी के साथ 7 फेरे लिए और 7 के 7 फेरे कि 7 जन्मों तक उसके रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी करी, 2 महीने तक मन लगा, अच्छा लगा, ठीक है ना, छोड़ गए, वो अपने और कई मजे और वो अपना और कोई मजे। तो इस तरह से प्रचलन होता है, यानी अनुबंध। अनुबंध यानी किसी शर्त के अनुसार ये बंधे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अनुबंध यानी अनुलोम और प्रतिलोम होता है इनमें। अनुलोम और प्रतिलोम प्रथा है। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन, विवाह का प्रचलन। यानी बच्चों यहाँ जो होते हैं पति पत्नी मुक्त होते हैं। पति पत्नी क्या होते हैं? मुक्त रूप में होते हैं। यानी इसको मान चलो पति को पत्नी का साथ अच्छा लगा, ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दिया कि वो जो उसकी पत्नी होती है वो और कहीं रह ले, किसी और के साथ, मर्जी है उसकी। और लड़का जो पुरुष होता है यानी जो उसका पति होता है उसको अच्छा लगा, ठीक है ना, वो दूसरे के साथ रह सकता है। इस तरह की रीत यहाँ पे है। और बच्चों इसका जो धर्म होता है, धर्म भी क्या है? हिंदू। इसका धर्म क्या है? हिंदू होता है। क्या होता है बच्चों? हिंदू। ठीक है बच्चों, क्या होता है? हिंदू। तो नेक्स्ट जो आपकी जनजाति आती है वो आती है महिगीर। कौन सी? महिगीर। ठीक है बच्चों, महिगीर। और जो महिगीर जनजाति है ये आपकी ये बिजनौर, ये भी बिजनौर के नजीबाद में मिलती है। कहाँ पे भाई? बिजनौर के नजीबाद, बिजनौर के नजीबाद में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर के नजीबाद में। और महिगीर जो होती है, जो इनका रिलीजन होता है यानी धर्म होता है, वो क्या होता है? मुस्लिम होता है। क्या होता है? मुस्लिम। और जो महिगीर जो ट्राइब है इसमें जो 90% जो होते हैं मछुआरे होते हैं। क्या होते हैं? मछुआरे। और इनका मुख्य काम क्या होता है? मछली पकड़ना और शिकार करना। क्योंकि मछुआरे पाए जाते हैं तो इनका मुख्य काम क्या होता है? मछली पकड़ना और शिकार करना इनका क्या है? मुख्य व्यवसाय। यानी इस जो महिगीर जनजाति है, जो महिगीर जनजाति है आपकी, जो यहाँ इस जनजाति के लोग हैं वे जो उनका मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? आपका मछली पकड़ना और शिकार करना है।
और इस माहीगीर जनजाति का उल्लेख, इसका उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है। कहाँ पे? महाभारत में। इसलिए ये जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आपके परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि कौन सी जनजाति, कौन सी अनुसूचित जनजाति का महाभारत में उल्लेख है, तो आपको क्या बतानी? माहीगीर अनुसूचित जनजाति। यानी जो माहीगीर जो अनुसूचित जनजाति है, उस जनजाति का आपको जो उल्लेख मिलेगा वो आपके महाभारत में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। और आपकी तीसरे नंबर की जो जनजाति आती है, चौथे नंबर की जो जनजाति आती है वो खैरवार जनजाति आती है। कौन सी बच्चों? खैरवार। ठीक है, खैरवार जनजाति। कौन सी बेटा? खैरवार अनुसूचित जनजाति। ठीक है बेटा, खैरवार अनुसूचित जनजाति। और जो ये आपको देखने को मिलेगी, यानी जिस क्षेत्र में देखने को मिलेगी उस क्षेत्र का, यानी जहां ये निवास करेगी वो निवास स्थान है मिर्जापुर। अधिकतर दिखाई देगी मिर्जापुर में। कहां पे बच्चों? मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र और बलिया। मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और चंदौली। और गाजीपुर और चंदौली में आपको देखने को मिलेगी। गाजीपुर और चंदौली में आपको देखने को मिलेगी। यानी जो आपकी खैरवार जनजाति है उनका निवास स्थान आपका क्या है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बलिया और गाजीपुर और चंदौली में आपको देखने को मिलेगी। और इनका जो व्यापार है, यानी व्यवसाय जो होता है वो क्या है? खैर और कत्था का है। किसका? खैर और कत्था का। किसका बच्चों? खैर व कत्था का। खैर व कत्था का। एक आपके एक नृत्य होता है, नृत्य, वो जो संबंधित है, जो नृत्य है उस नृत्य का नाम है कर्मा। कर्मा नृत्य। क्या नाम है उसका? कर्मा नृत्य। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका कि जो कर्मा नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जनजाति है? खैरवार नृत्य। खैरवार। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। और कब किया जाता है? यो फसलों की कटाई और बुआई के समय। फसलों की कटाई व बुआई के समय। ठीक है बच्चों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो नृत्य है, कर्मा नृत्य, वो कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो आपको बताना है खैरवार जनजाति द्वारा। और इसकी जो भाषा है, ये क्योंकि बिहार साइड यानी भोजपुरी इलाके में बिलोंग करती है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया ऐसी जगह, तो इसलिए इसकी जो भाषा है खैरवार जनजाति की जो भाषा है वो आपकी क्या है? भोजपुरी। कौन सी बच्चों? भोजपुरी। आशा है आप सबको जो अब तक पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अन्य अनुसूचित जनजातियां। अन्य अनुसूचित जनजातियां। जातियां। ठीक है बच्चों, वे जो हमने 4 जनजातियां बताई आपको, वे आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जहां से प्रश्न बनने की अधिकतम संभावना है। लेकिन एग्जाम में पता नहीं रहता कहां से क्या आ जाए, लेकिन पता नहीं रहता कहां से क्या आ जाए। तो जो ये मुख्य है, ये जो मैं लिखवाऊंगा, इनको भी आपको पढ़ के जाना है, ताकि आपका यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आपसे यहाँ से इस यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वहां आपका जो है पेपर में छूटे ना। तो देखो, जैसे पहली है अंगरिया। अंगरिया। अंगरिया जनजाति आपकी कहां पे पाई जाएगी? आपके सोनभद्र में। कहां पे बच्चों? सोनभद्र। सोनभद्र में अंगरिया कहां पे पाई जाएगी? सोनभद्र। फिर दूसरी अनुसूचित जनजाति है पतरी। क्या है बेटो? पतरी। पतरी अनुसूचित जनजाति भी आपकी कहा है? सोनभद्र में। कहां पे है बच्चों? सोनभद्र में। और तीसरी अनुसूचित जनजाति आपकी बैगा। बैगा।
बैगा। तो ये भी क्या है आपकी बच्चों, सोनभद्र में। और चौथी जो आपकी अनुसूचित जनजाति है वो है प्रहिया। क्या है? प्रहिया। प्रहिया जो है ये भी आपकी क्या है, सोनभद्र में। कहाँ पे बच्चों? सोनभद्र में। और पांचवी भूया, यानी भूया जनजाति भी आपकी कहाँ पे है? सोनभद्र में। कहाँ पे? भूया जो जनजाति है आपकी कहाँ पे है? वो भी आपकी कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ पे बच्चों? सोनभद्र में। और चेरो जो जनजाति है आपकी, चेरो जो जनजाति है आपकी सोनभद्र व वाराणसी में। कहाँ पे बच्चों? वाराणसी में। और जो आपकी सहरिया, सहरिया जनजाति है यानी सहरिया अनुसूचित जाति है वो आपकी कहाँ पे है? ललितपुर में। कहाँ पे बच्चों? ललितपुर। ठीक है। देखो बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो हमारी एसटी ट्राइब, एसटी है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, वो सबसे ज्यादा आपकी कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे पाई जाती है? आपके सोनभद्र में मिलती है। और इसमें जो है आपका सहरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना जो सहरिया जनजाति है यानी सहरिया अनुसूचित जनजाति है आपकी कहाँ पे मिलेगी? ललितपुर में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है और कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।